अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल तुम्हें अपना बनाने की जिद है। बहुत ही रोमांटिक इमोशनल फोर्स बेस्ड नावल निगाह है लिसनर्स। बहुत ही आज के एपिसोड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने जा रही है। लरैब का किडनैप होगा और फिर दिलावर उसको कैसे बचाएगा, तो आज के एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा आपको अलग से मिलेगा। तो जीत चलते हैं एपिसोड नंबर 26 की जानिब। लरैब लरैब कहाँ हो तुम, वो अनजाने खौफ से चिल्लाने लगा। जैसे ही दाजान ने बताया कि लरैब नहर पर गई है तो वो फौरन यहाँ पहुंचा था, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। वो पागलों की तरह नहर के अतराफ दौड़ने लगा और उसे आवाजें देने लगा, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। और दिलावर को लगा कि उसकी सांसें थमने लगी। वो अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज को न पाकर घबराने लगा और उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो फटी फटी नजरों से पागलों की तरह हर तरफ देखने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा और उसके कॉल रिसीव की तो सामने वाले की बात सुनकर उसके कदमों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मीर कासिम। वो फोन पर ही धड़ा और फोन उजलत में काटता हुआ गाड़ी में बैठकर तेजी से ड्राइव करने लगा। मीर कासिम, तेरी हिम्मत कैसे हुई दिलावर शाह की बीवी को उठाकर ले जाने की? तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है ये कदम उठाकर। अगर तू खुद को मर्द समझता है तो मुझसे सामना कर। एक कमजोर औरत को सीढ़ी बनाने की क्या जरूरत थी? दिलावर शाह उसकी बताई हुई जगह पर आकर दरवाजे पर लात मारता हुआ धड़ा और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख नजर आ रहा था और आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। हा हा हा, आखिर तू आ ही गया। मुझे यकीन था चारा डालते ही मछली फंस जाएगी। और मीर कासिम उसकी हालत देखकर कहकर लगाते हुए गोया हुआ। तुझे तो मैं बता लरैब कहाँ है? दिलावर उसको देखते ही उसकी तरफ दौड़ा और उसका गरेबान पकड़कर चीखने लगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पहले तू देख। मीर कासिम ने कमीन की मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालते हुए सीधी तरफ इशारा किया। दिलावर ने उसकी समत देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। लरैब दो कटे नौजवानों की गिरफ्त में थी और मुंह पर टेप लगा हुआ था और हाथ दोनों पीछे पुष्ट पर बंधे थे और माथे से खून और रस रहा था। और सब से बड़ी बात, उसका वजूद का दुपट्टा आजाद था और उसकी नीली कांसी आंखों में आंसू बह रहे थे। छोड़ो उसे कमीने, दिलावर शाह पागलों की तरह चलाया। लरैब को तकलीफ में देखकर उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। छोड़ दूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले इस जमीनों के कागजात पर दस्तखत कर जमीन मेरे हवाले कर, फिर ले जा अपनी महबूबा को। मीर कासिम ने उसकी हेजल ग्रीन आंखों में झांकते हुए कहा, अरे मेरी लरैब के सामने तो ये जमीन का टुकड़ा कुछ भी नहीं। अगर तू मेरी पूरी दौलत भी मांग लेता तो वो मेरी इज्जत और मेरी लरैब से कम अजीज होता। तूने तो बस ये जमीनें मांगी हैं। दिलावर शाह ने गुराते हुए बोला, सोच ले वो सब मेरी हो जाएंगी। मीर कासिम ने दिलावर की इतनी जल्दी मान जाने पर हैरत से कहा, लरैब शाह के लिए मैं अपनी पूरी दौलत भी कुर्बान कर दूं तो भी कम पड़ेगी। इसमें सोचने की क्या बात है? दिलावर ने उसे कलम और कागज चिपटा और दस्तखत करके कागज उसके मुंह पर दे मारा। हवा में उड़ाता हुआ लरैब की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से मीर कासिम ने उसके सर पर एक भारी डंडा मारा और वो मुंह के बल गिर गया। सर पर चोट लगने की वजह से दिलावर शाह औंधे मुंह गिरता वह नीम बेहोशी में चला गया। उसे जमीन पर पड़ा देख कर लरैब तड़प कर उसे पुकारने लगी। पुकारना चाहा मगर उसकी आवाज मुंह पर टेप लगी हुई थी और अंदर ही कहीं दब गई थी। वो पागलों की तरह दिलावर शाह के वजूद को फटी फटी नजरों से देख रही थी। उसका बस यही चाह रहा था कि वो कब दौड़ती हुई अपने दिलावर शाह के पास पहुंच जाए, मगर वो मजबूर थी। खुद को इन हट्टे कट्टे नौजवानों की गिरफ्त से आज़ाद करवाने उसने बहुत कोशिश की, मगर वो नाजुक दोशीज़ा इनको अपनी जगह से टस से मस नहीं होकर पा रही थी। मीर कासिम लरैब की बेबसी पर हबीस मुस्कुराहट चेहरे पर सजाता हुआ दिलावर शाह के वजूद को फलांगता हुआ उस तक पहुंचा। क्यों रे, अपने यार के लिए बहुत तड़प रही हो, मगर तू इतना जान ले तेरे इस आशिक को आज मौत के घाट उतारे बगैर नहीं रहूंगा। मीर कासिम उसके बालों को मुठ्ठियों में झगड़ता हुआ बोला और उसकी बात पर लरैब के रोंगटे खड़े होने लगे। वो मीर कासिम को रोने के लिए सर को नफी में हिलाने लगी। अच्छा, तेरे इस आशिक को छोड़ दो, यही कहना चाहती है ना? तो उसने लरैब के बालों को अपनी गिरफ्त और मजबूत करते हुए कहा। लरैब के सर में दर्द की तेज लहर दौड़ने लगी और उसे लगा कि उसे जालिम इंसान ने उसके बालों को आज़ाद नहीं किया तो वह जड़ से ही उखड़ जाएंगे। चल तेरे साथ एक सौदा करता हूँ, इससे तेरे यार की जान भी बच जाएगी और तू भी आज़ाद हो जाएगी। मीर कासिम ने उसको ललचाई नजरों से देखते हुए कहा। लरैब उसकी नजरों का मफहूम समझते हुए कांप उठी और वो उसके पल को कोसने लगी। जब वो गुस्से से जानबूझकर दिलावर शाह के मना करने के बावजूद भी नहर पर अकेली गई थी, वो सरापा बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी। तभी एक झटके से मीर कासिम ने उसके मुंह पर से टेप निकाल फेंका था और फिर
लरैब बोलना अपनी इस खूबसूरती का सौदा करेगी क्या? उसने लरैब के चेहरे से लेकर गर्दन तक उंगली फेरते हुए कहा। लरैब को लगा कि उसके चेहरे पर बिच्छू रेंग गया हो। कभी भी नहीं कमीने, मैं मर कर भी ऐसा घटिया सौदा नहीं कर सकती। लरैब ने उसकी बात पर फिनकारते हुए कहा। तो ठीक है, तू मत कर ये घटिया सौदा और अपनी आंखों से अपने आशिक को मरता हुआ देख। मीर कासिम ने कहका लगाते हुए कहा और आंखों ही आंखों में लरैब को पकड़े दोनों जवानों को इशारा किया कि इसके इशारा मिलते ही दोनों ने अपनी सख्त गिरफ्त से लरैब को आज़ाद किया और दिलावर शाह की तरफ चल पड़े। लरैब आज़ाद होने पर खुश होती दिलावर शाह के पास जाने के लिए आगे बढ़ी, तभी एक झटके से मीर कासिम ने पीछे से उसे अपनी बाहों में दबोच लिया। अब देख मेरी जान, तुझे तेरा ये जिस्म बहुत प्यारा है ना, तो तेरे सामने मुझे यकीन है कि 2 पल के बाद तू ही अपना आप मुझे खुशी खुशी सौंप देगी। मीर कासिम ने अपने लब उसकी गर्दन पर रखते हुए मदहोश आवाज में कहा। लरैब उस कमीने का मुंह नोच लेना चाहती थी, मगर अफसोस उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। तभी दोनों नौजवानों ने दिलावर शाह को बहुत ही बेदर्दी से सीधा किया और लात और घून से मारने लगे। लरैब ये सब देखकर रोती हुई और चीखने लगी, दिलावर दिलावर उठो दिलावर। लरैब शाह दिलावर शाह जो नीम बेहोशी में कब से पड़ा था और मार खाने पर न समझते हुए भी मंदी मंदी आंखें खोलने लगा, तभी उसके कानों में लरैब की चीख सुनाई दी, दिलावर उठो दिलावर दिलावर उठो, प्लीज उठ जाओ। मीर कासिम लरैब की तड़प पर जोर जोर से हंसते हुए बोला, ए लड़की, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू सीधे सीधे मेरी एक रात रंगीन कर दे, मैं तेरे इस यार को भी छोड़ दूंगा और तुझे भी। नहीं तो सोच ले, अगर ये मर गया तो तू हमेशा हमेशा के लिए मेरी दस्तरस में आ जाएगी और तब तू रोज जबरदस्ती मेरी सेज से जाने पर मजबूर हो जाएगी। उसने अच्छा, एक रात के लिए मान जा। उसकी बात पर लरैब की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। लरैब अपनी छोटी सी गलती की वजह से आज ऐसे मुकाम पर आ खड़ी थी कि आगे कुआं तो पीछे खाई थी। उसने तो आज तक अपने महरम दिलावर के लिए भी सेज नहीं सजाई, तो आज एक नामहरम के लिए वो कैसे सेज सजा सकती थी। वो रोती हुई आंखें मींच कर खुदा को मदद के लिए पुकारने लगी, मीर कासिम, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी लरैब से इतनी गलीज बात करने की? अब आगे एक लफ्ज भी तूने अपनी गंदी जुबान से निकाला तो गुद्दी से तेरी जुबान खींच लूंगा। दिलावर शाह अचानक ही धाड़ा। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी और पेशानी की रगें तन गई थी। आंखें खोलने के बाद अभी दिलावर शाह को कुछ याद नहीं आ रहा था, मगर जैसे ही मीर कासिम हंसते हुए लरैब से मुखातिब हुआ तो उसे सब याद आता चला गया। तभी वो गुस्से से धड़ा, पहले खुद को इन दोनों से बचा लो और फिर मेरी जुबान खींचने की बात करना। मीर कासिम ने उसका मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा। दोनों जवान मीर कासिम की बात पर और जोर जोर से उसे मारने लगे। वो मार खाता रहा और खुद को उनकी गिरफ्त से आज़ाद करने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर वो एक नौजवान ही उसका डबल था और इसलिए वो खुद को छुड़वाने में नाकाम हो रहा था और मजबूरन मार खाए जा रहा था। तभी मार खाते खाते वो उन दोनों की गिरफ्त से आज़ाद होने में कामयाब हो गया और उन्हें पीछे धकेलते हुए मीर कासिम की तरफ बढ़ा, जो लरैब को पूरी तरफ से पीछे हुए था। दिलावर शाह को खुद की तरफ आता देखकर मीर कासिम ने कहा, लरैब की गर्दन पर तेज धार चाकू रखते हुए तेज लहजे में कहा, दिलावर शाह, अगर तू खामोशी से मन भर मार खा लेगा तो मैं तेरी इस महबूबा को छोड़ दूंगा। अगर तूने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की या मेरे पास आया तो कसम से यही पर तेरे सामने तेरी इस महबूबा का होश रखूंगा, तेरी सास पुश्तों को भी याद रहेगा। उसकी बात पर लरैब की गर्दन पर चाकू रखा और देखकर दिलावर शाह के कदम बढ़ते हुए खुद बहुत रुक गए। उसके रुकते ही दोनों ने फिर से उसे पीटना शुरू कर दिया और दिलावर शाह पहले भी उनकी मार खा रहा था और अब भी खा रहा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि पहले अपने बचाव की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर अब उसने अपना आप उन्हें मारने के लिए खुशी खुशी सौंप दिया। दिलावर के लिए सब कुछ कर सकता था, लरैब के लिए अभी तो वो लोग सिर्फ मार रहे थे। अगर मीर कासिम ये भी कह देता कि तुम्हें जिंदा दफनाकर लरैब की जान बख्शी दी जाएगी, तब भी वो खुशी खुशी तैयार हो जाता, क्योंकि उसे लरैब और उसकी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी थी। वो मुस्कुराते हुए लरैब के चेहरे पर नजरें गाड़े मार खा रहा था। अब बस करो जालमो, मेरे दिलावर को छोड़ दो, वो मर जाएगा। लरैब उसे पीटता हुआ देखकर बार बार
तड़पते हुए यही जुमला दोहराई जा रही थी, जबकि मीर कासिम उसकी बेबसी पर कह का लगाए जा रहा था। जब दिलावर शाह मार खा खा कर अधमुआ होने लगा तो मीर कासिम ने एक झटके से लरैब को छोड़ दिया और धीरे से चलता हुआ दिलावर शाह के सामने आकर घुटनों के बल बैठता हुआ गोया हुआ, देख ले दिलावर शाह, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, बल्कि खुद ही मार खाता रहा, सामने साथ जमीन भी दे दी। डेंगे तू तो ऐसी मार रहा था जैसे मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा बेचारा। ची ची ची। मीर कासिम तो दिलावर शाह के अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए तो लरैब को सीढ़ी बनाकर मुझ तक पहुंचा। वाह खुदा, अगर आज लरैब यहाँ नहीं होती तो यहाँ खुद से कदमों पर नहीं लौटता, बल्कि 4 कदमों पर यहाँ से तेरा जनाजा निकलता। मैं चुप था तो सिर्फ और सिर्फ लरैब की वजह से। वो कहते हैं ना, इंसान अपनी कमजोरी से हार जाता है, तो सच कहते हैं। लरैब मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है जिसका तूने फायदा उठाया, वरना मीर कासिम की बात पर वो तिनक कर। दिलावर शाह अपने चेहरा ऊपर करते हुए तिनक कर कहा, चल जा, तू भी क्या याद करेगा, दे दी तुझे आज़ादी। मीर कासिम एहसास जताते हुए कहा और एक लात मारता हुआ वहां से निकलता चला गया और उसके जाते ही दोनों बंदे भी तेजी से निकलते चले गए। मीर कासिम अचानक लात मारने पर दिलावर शाह लड़क कर मुंह के बल गिर पड़ा। लरैब भागती उस तक पहुंची और तड़पकर उसे उठाकर बिठाते हुए उसके गले लगकर ज़ारों की तरह रोने लगी। कुछ मिनट रोने के बाद उससे अलग होती हुई पुकार उठी, दिलावर शाह, तुम ठीक तो हो ना? उसकी पुकार पर दिलावर शाह ने अपना चेहरा ऊपर किया और दिलावर शाह का चेहरा देखकर लरैब तड़प उठी और उसके होंठ और नाक से खून बह रहा था और चेहरे पर जगह जगह स्याह निशान पड़ गए थे। उसे दिलावर शाह के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए अपने दुपट्टे को कोने से उसका बहता हुआ खून साफ करना चाहा, मगर उसका दुपट्टा तो नहर पर ही छूट गया था। जब वो गुस्से से नहर पर गई थी तो उसने अचानक वहीं दोनों नौजवान पीछे से उसका उसके मुंह पर भारी भर हाथ रख दिया था और जबरदस्ती खींचते हुए गाड़ी में बिठाने लगे थे। वो अचानक होने वाले हमले पर बौखलाकर रह गई थी और उसने अपने बचाव के लिए बहुत हाथ पांव मारे थे, वो जो बेसुध साबित हुए थे। उन दोनों ने अपनी गाड़ी में जबरदस्ती धकेल कर उसका दुपट्टा अचानक ही खींचा था और उसकी हरकत पर वह सहम कर रह गई थी और उसका दिल चाह रहा था कि अभी उसे मौत आ जाए ताकि वो इन बेगैरतों के हवस का शिकार होने से बच सके। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसकी इज्जत तार तार हो जाएगी थी, मगर जब उन्होंने उनका दुपट्टा उसके मुंह पर बांध दिया तो उसे कुछ ढारस हुई थी। बाद में उन्होंने उसे एक अंधेरी कोठरी में ले जाकर धकेल दिया। फिर कुछ मिनटों के बाद उन्होंने उसके दुपट्टे को मुंह से हटाकर दूर उछाल दिया और टेप उसके मुंह पर बंद कर दी। दोनों हाथों से पीछे बांध दिए और उसे बांधने के बाद वो लोग दोनों की तरफ जकड़ते हुए कहीं ले जाने लगे। इस पल तो उस लरैब की जान फना होने लगी थी। आखिर ये लोग उसे लेकर कहाँ जा रहे थे? मगर जब वो उसके साथ उस मुकाम पर पहुंची तो अपने सामने दिलावर शाह को देखकर उसकी जान में जान आई थी। क्या हुआ, किन सोचों में डूबी हो? अचानक दिलावर शाह की आवाज़ पर जैसे वो हाल में लौटी थी और नफी में सर हिलाती हुई अपनी कमीज के दामन से ही उसका खून साफ करने लगी। उठो, चलो घर चलें, लरैब कहते हुए उसे सहारा देना चाहा, मगर दिलावर शाह उसके हाथ को झटका दिया और खुद ही खड़ा होकर लड़खड़ाता हुआ चल पड़ा। उसकी हरकत पर लरैब की हेजल ग्रीन आंखों में नमकीन पानी जमा होने लगा। वो भागती हुई उस तक पहुंची और जबरदस्ती उसका बाजू थाम लिया, जो लड़कते हुए आगे चल पड़ा था। दिलावर शाह एक तेज सर्द नजर उसके चेहरे पर डाली और एक बार फिर उसको झटकता हुआ चल पड़ा। बेचारी लरैब चुपचाप उसके पीछे चल दी, क्योंकि उसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। वो खामोशी से उसके पीछे पीछे चल रही थी, मगर गाड़ी तक पहुंचकर उसने जैसे ही दिलावर शाह को ड्राइविंग सीट पर बैठते देखता तो वो चुप न रह सकी। दिलावर, तुम फ्रंट सीट पर बैठो, गाड़ी मैं ड्राइव करती हूँ। उसकी हालत के पीछे नजर लरैब ने मदद करना चाहिए। नहीं, तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो, अब प्लीज तुम मुझ पर मजीद एहसान मत करो, दिलावर ने स्पार्ट लहजे में कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी स्टार्ट होता देखकर लरैब खामोशी से फ्रंट सीट पर बैठ गई और उसके बैठते ही दिलावर शाह गाड़ी को तेज रफ्तार से दौड़ाने लगा और डॉक्टर के पास होते हुए चलते हैं, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। कुछ पल खामोश रहने के बाद लरैब ने फिक्रमंदी से कहा, लरैब, मुझ पर यह एहसान करो कि तुम एकदम खामोश हो जाओ, वरना जितने गुस्से में मैं हूँ ना, अगर कुछ कर बैठा तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। दिलावर शाह ने गर्दन घुमाए बगैर ही तेज लहजे में कहा तो लरैब से हम कर मुंह पर ताला लगा ही लिया था और खामोश से बैठे रही। जैसे ही वो दोनों हवेली में दाखिल हुए, दाजान लपक कर उन तक पहुंची और एकदम से ये गुस्से में होगी। दिलावर शाह तो गुस्से में तनफन करता सीधा अपने कमरे में जाने का इरादा रखता था, मगर दाजान की वजह से वो वहीं पर रुक गया, जो फिक्रमंदी उसकी तरफ से लपकी थी।
दिलावर बेटा, ये क्या हुआ तुम्हें? किससे लड़कर आए हो? तुम्हें इतनी चोटें कैसी आई? दाजान ने तड़प कर उसके जख्मों पर हाथ फेरते हुए पूछा। दाजान, मीर कासिम, दिलावर शाह ने बहुत ही गुस्से से यकलफ्जी जवाब दिया। दाजान एकदम से। मीर कासिम का नाम सुनकर दाजान का हलक तक कड़वा हो गया। वो एक पल को साकत सी हो गई थी, क्योंकि ये उस खानदान से था जिन्होंने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था, और आज फिर उससे पहले कि वो तलख माजी में पहुंचती मुलाजमा की आवाज़ उनके कानों में से टकराई थी। साहब, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, आपको बहुत चोटें आई हैं। फौरन से डॉक्टर को बुलाया गया, और फिर नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पेन किलर ले लूँगा। कहने के साथ ही वो अपने कमरे में चला गया। तभी दाजान ने लरैब के माथे पर लगे खून को देखा तो फौरन अपने दुपट्टे से साफ करती हुई उसे पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या था। लरैब सर झुकाए हुए शर्मिंदगी से सब बताती चली गई। लरैब बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गुस्से में वहाँ क्यों गई हो। बस मुझे इतना पता है कि तुमने बहुत ही गलत हरकत की है। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो। दाजान कहते हुए ही मुलाजमा को बुलाकर हल्दी वाला दूध लाने का हुक्म किया। मुलाजमा सर हिलाती हुई किचन में चली गई तो दाजान वहीं खड़े दूध का इंतजार करने लगी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि दिलावर इतने गुस्से में किसी की बात नहीं सुनेगा वरना और ना ही दवा लेगा, इसलिए वो खुद ही दूध लेकर जाना चाहती थी। लरैब 2 मिनट तो कंफ्यूज ही रही, वहीं खड़ी रही, फिर कुछ सोचते हुए दिलावर शाह को देखने के लिए कमरे में चली आई। दिलावर शाह कुर्सी की बेड पर टेक लगाकर एक हाथ में सिगरेट दबाए नाक में धुआं निकाल रहा था। लरैब धीरे से चलती हुई कुर्सी के पास खड़ी होकर उसका चेहरा देखने लगी, जिसकी नीली कांसी आंखों में खून उतरा हुआ था, पेशानी की रगें तनी हुई थी। वो कुर्सी पर बैठा न जाने किन सोचों में मसरूफ था। दिलावर, लरैब ने अपनी हिम्मत जमा करके उसे पुकारा। उसकी पुकार पर दिलावर शाह खामोश ही रहा। दिलावर शाह, मैं मुझे माफ़ कर दो, अब की बार, लरैब ने अटक अटक कर कहा। उसकी बात पर दिलावर शाह ने तैश में सिगरेट को रगड़ कर बुझाई और उठकर उसे कंधों से पकड़ते हुए दाड़ा किया। माफ़ कर दो। हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम जानती भी हो क्या मीर कासिम कितना गिरा हुआ इंसान है। वो एक पल में तुम्हारी इज्जत तार तार करके रख देता, और उसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता, कभी भी नहीं। मैं तो जीते जी ही मर जाता। इतना कहते उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। एक पल तो वो रुका और फिर दोबारा गोया हुआ। तुम तो शुरू से ही मुझे अजियत देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, मगर लरैब, जब इंसान किसी चीज़ के लिए मना कर देता है तो हमें इतना तो समझना चाहिए कि हर किसी वजह से ही मना कर रहा होगा। मगर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो बस हर वो काम करना है जिससे दिलावर शाह को चिढ़ हो। तुम इतनी पत्थर दिल हो कि मेरी मोहब्बत भी तुम्हें उसे मोम ना कर सकी। जोर जोर से कहते हुए आखिर में दिलावर शाह अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ लिया। वैसे ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? मुझे दुखी देख कर तुम्हें तो बहुत खुशी मिलती है ना? दिलावर शाह ने अपने बालों को छोड़ते हुए एक तेज नजर उस पर डालते हुए कहा। और मैं लरैब मिनमिनाई। क्या मैं? लरैब, क्या मैं? मुझे ना तो तुम्हारी बात सुननी है और ना ही कुछ जानना है कि तुम वहाँ क्यों गई थी। जब तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं तो अब मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। दिलावर शाह तकरीबन झंझोड़ते हुए कहा। फिर कुछ याद आने पर लरैब को एक झटके से छोड़ता हुआ वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गया, और एक झटके से छोड़ने पर लरैब लड़खड़ा सी गई। वो फौरन खुद को संभालती नजरें नीचे कर खड़ी होगी, और उसे उस वक्त दिलावर शाह से बहुत खौफ आ रहा था, और उसने आज तक दिलावर शाह को इतने ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा था, और आज जब देखा तो खौफ से उसका हलक तक सूख गया था। दिलावर शाह हाथ में एक लिफाफा लिया उसकी तरफ बढ़ा गया। लिफाफा देखकर लरैब अंदर तक हिल गई, क्योंकि उस अफरा तफरी में वो ये सब भूल गई थी कि आज दिलावर शाह उससे तलाक देने वाला था, और अब लिफाफा देखकर उसका पूरा बदन कांप उठा था और उसके पैर हौले हौले कांपने लगे। तभी दिलावर शाह की तरफ आवाज़ उसके कानों से टकराई। लरैब, तुम्हें पता है क्या, कुछ दिनों से तुम्हारी इन आंखों में मुझे अपना अक्स नज़र आने लगा था, तो मुझे लगा था कि शायद अब तुम मुझे पसंद करने लगी हो। तो मैंने सोचा था जब पसंद कर लिया है तो एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी हो ही जाएगी। इतना कहकर वो एक पल को रुका और उसकी हेजल ग्रीन आंखों में अपनी नीली की कांच सी आंखें गाड़ते हुए बहुत ही दर्द से बोला, लेकिन मैं गलत था लरैब, मैं गलत था। फिर उसने अचानक उसे कंधों से थाम लिया। तुम मुझे पसंद क्या करोगी? तुम्हें तो मुझसे नफरत है, शदीद नफरत। पहले तो मैं खुद को बहला रहा था, झुठलाता रहा, मुझे लगा कि ये मेरा वहम है,
मुझे शक है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर उसकी गिरफ्त लरैब के कंधों पर अचानक ही और सख्त होगी। मगर आज तुम्हारी इस हरकत ने मुझे यकीन दिला दिया कि तुम मुझसे शदीद नफरत करती हो। शदीद नफरत, इतनी कि मेरे मना करने के बावजूद जानबूझकर वहां पहुंच गई। तुमने आज अपनी नफरत के आगे अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। दिलावर शाह बोला नहीं, धाड़ा था। उसकी धाड़ पर लरैब का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। वो उसकी गिरफ्त में जकड़ी हुई सहमी सहमी नजरों से उसका चेहरा देखने लगी, जो सिर सुर्ख अंगारा बना हुआ था, जिसका गुस्सा इंतहा को पहुंचा हुआ था। दिलावर शाह ने अचानक ही एक झटके से उसे अपनी सख्त गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। वो लड़खड़ाती हुई पीछे गिरने लगी तो उसने फौरन ही उसे थाम लिया और एक झटके से खड़ा भी कर दिया। ये लो तलाक के कागजात। दिलावर शाह ने तैश में तलाक के कागजात उसके मुंह पर दे मारे थे, जो उसके मुंह पर से होते हुए उसके कदमों में आ गिरे। लरैब फटी फटी नजरों से उसे देखने लगी। तलाक के कागजात तुम्हें मिल चुके हैं, अब जश्न मनाओ, जिसके लिए तुम रोज मरे जा रही थी, जिसके लिए तुम आज हवेली के रस्म और रवाज को तोड़ती हुई अकेली नहर पर मुझे मात देने के लिए पहुंच गई थी, जिसके लिए तुमने मुझे पल पल तड़पाया, जिसके लिए तुमने एहसान जताते हुए मेरे साथ 1 महीना गुजारा, जिसके लिए तुमने मुझे अजियत देने की हर मुमकिन कोशिश करती रही। आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जाओ लरैब, जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी। तुम भी क्या याद करोगी कि तुम्हें एक दीवाना मिला था जो तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आज उसने तुम्हें ज़बरदस्ती के बंधन से आज़ाद कर दिया। दिलावर शाह शकिस्त खुर्द लहजे में कहता चला गया। जब वो बोलकर खामोश हो गया तो लरैब फटी फटी नज़रों से उसे देखती हुई साकत सी खड़ी रह गई। उसे लगा कि उसके जिस्म से जान निकलती जा रही है और अगले ही पल वो ज़मीन बोस हो जाएगी। कुछ लम्हे तो वो कुछ पल बोल न सकी, और जब बोली तो उसके लहजे में एक तड़प थी जिसे देखकर दिलावर शाह, मुझे माफ़ कर दो, वो तड़प कर रोती हुई बोले जा रही थी। दिलावर शाह खूंट बना उसकी तरफ देखे जा रहा था। लरैब, तुम्हें तलाक चाहिए थी तो मैंने कागजात तुम्हें दे दिए हैं, फिर इसमें अब माफ़ी तलाफ़ी की क्या ज़रूरत। आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने। लरैब के बहते आंसू उसके दिल पर गिर रहे थे और उसके लहजे की तरफ देखकर उसका दिल चाहा कि सब कुछ भूल कर उसे सीने से लगा रहे और अपने पोरों से उसके कीमती आंसू चुन ले। मगर दिलावर शाह ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए सख्त लहजे में कहा, दिलावर शाह मेरी बात तो सुन लो। वो उसके सख्त लहजे पर पानी की मछली की तरह तड़पती हुई आगे बढ़ी। चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। कहते हुए दिलावर शाह ने गुस्से से उसे परे कर डाला। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मगर पहले तुम दवा खा लो, फिर मैं चली जाऊंगी। लरैब ने उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए अपने दिल को मजबूत करते हुए आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने नाजुक हाथों में थामते हुए कहा, नहीं खानी मुझे कोई दुआ। उसने धारते हुए कहा, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। लरैब ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, दर्द? हूँ लरैब अफंदी, तुम दर्द की बात कर रही हो, जिसने मुझे दर्द के सिवा कभी कुछ दिया ही नहीं। अरे तुम क्या जानोगी दर्द क्या होता है, तड़प क्या होती है, महबूब के इतने करीब होते हुए भी खुद को काबू करना क्या होता है। ये तो वही बात होगी है कि खुद ही दर्द दो और फिर मासूमियत से पूछो आपको हुआ क्या है। ठीक है जी, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें पता है ना। अच्छी बात है, चलो अब दवा ले लो, फिर पक्का मैं चली जाऊंगी। लरैब ने उसके अंदाज को नज़रअंदाज करते हुए काफ़ी प्यार भरे लहजे में कहा, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा लरैब अफंदी। दिलावर शाह को ऐसी छोटी मोटी चोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो इंसानों की हकारत भरी नज़रों से, उनकी नफ़रत से। दिलावर शाह ने अब की बार कहते हुए चेहरा ही मोड़ लिया। प्लीज़ दवा ले लो, लरैब ने अब और ज़्यादा प्यार से कहते हुए उसकी तरफ बढ़ाई, जिसे उसने हाथ मारकर गिरा दिया। दिलावर, ये क्या बचपना है, चलो फ़ौरन दवा खा लो, ये हल्दी वाला दूध भी पी लो। अचानक ही दाजान अंदर दाखिल होती हुई बोली, जिन्होंने उसे दवा गिराते हुए देख लिया था। दाजान की बात पर वो बेड पर रुख फेर कर बैठ गया। दाजान धीरे से चलती हुई उस तक गई और दवा निकालकर ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल दी और दूध का गिलास उसके लबों से लगा दिया। दिलावर शाह ने खामोशी से गिलास थाम लिया और वो दाजान की बात कभी टाल ही नहीं सकता था। वो दवा खाकर तनफन करता हुआ वॉशरूम में घुस गया। दाजान लरैब को लेकर कमरे से बाहर निकल गई। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वो अभी कुछ देर तन्हाई चाहता था, इसी वजह से वो लरैब को अपने साथ ले आई थी।
دلاور شاہ نہا کر نکلا تو اس کی بدن میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھی اور وہ سر چٹکتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس وقت وہ صرف آرام کرنا چاہتا تھا، مگر کچھ یاد آنے پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور سیدھا وضو کر کے شکرانے کے نوافل پڑھنے لگا۔ خدا نے لریب کو صحیح سلامت رکھا تھا، شکرانہ تو بنتا تھا نا۔ نماز پڑھ کر وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک دم گہری نیند میں چلا گیا، اور پھر ابھی تو اسے سوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ لریب دبے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی اور عین دلاور شاہ کے بازو بیڈ پر بیٹھ گئی اور بہت ہی غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، جو آج سے پہلے کبھی اسے اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ یہ شاید پہلے کبھی اس نے دلاور شاہ کو اس نظریے سے نہیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ آج جب وہ اس کے سامنے مار کھا رہا تھا تو لریب کو لگ رہا تھا کہ یہ مار دلاور شاہ کے ساتھ ساتھ اسے بھی پڑ رہی ہو۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ کسی کو کھونا کسے کہتے ہیں۔ جب دلاور شاہ ایک دم خاموش زمین پر پڑا ہوا تھا تب لریب کا دل اسے کھونے سے ڈر سے کانپ اٹھا تھا۔ پہلے وہ اس احساس کو اپنے دل میں ہی جگہ نہیں دیتی تھی کہ دلاور شاہ کو پسند کرنے لگی ہے۔ وہ اس خیال کے آتے ہی خود کو جھٹلا دیتی تھی، مگر آج اس نے دل سے تسلیم کر لیا تھا کہ دلاور شاہ کو پسند کرنے لگی تھی، مگر پھر بھی ابھی اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ یہ بات وہ اپنے لبوں سے کہہ پاتی۔ آج دلاور شاہ کے لب اور لہجے اور دھاڑ پر اسے بالکل بھی غصہ نہیں آیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مانتی تھی کہ اس نے غصے میں ہی صحیح مگر غلطی تو کی تھی نا۔ اور دوسری وجہ دلاور شاہ کے لیے اس کے دل میں ابھرتے جذبات تھے۔ وہ خاموش نظروں سے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے دل میں اتارنے لگی اور پھر بہت محبت سے اس کے خوبصورت براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرا، جس کی تمنا نہ جانے وہ کتنے دنوں سے اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ اسے دلاور شاہ کے براؤن بال شروع سے ہی بہت پسند تھے، مگر اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر بالوں میں ہاتھ پھیرنے کے بعد اس نے دھیرے دھیرے اس کے چہرے کے سیاہ نشانوں پر سکائی کرنی شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ نشان پر گرم کپڑا رکھتی تو وہ نیند میں ہی کروٹ بدلنے لگتا تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتی۔ اس نے بہت ہی محبت سے اس کے چہرے کے نشانوں کی سکائی کی تھی، پھر تھوڑا سا کنفیوز ہوتی ہوئی اس کے نزدیک ہوتی اس کے بدن پر لگے نشانوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی، جو اسے مل کر ہی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ اس نے شرٹ پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے اسے چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بہت ہی احتیاط سے اس کی شرٹ کے بٹن کو کھولنا چاہا، تبھی دلاور شاہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور عجیب نظر سے اسے گھورنے لگا۔ ابھی بھی وہ کچی نیند سے جاگا تھا اور اس لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لریب ایسے کیوں بیٹھی ہے۔ اپنی شرٹ اتار دو، مجھے سکائی کرنی ہے، لریب نے اسے نیند میں دیکھ کر پیار سے کہا تو دلاور شاہ نے نیند میں ہی شرٹ اتار دی اور اس کے گھٹنوں پر سر رکھتا ہوا وہ دوبارہ سونے لگا۔ اتنا بے خبر تو وہ کبھی نہیں سوتا تھا، مگر آج پین کلر لینے کا یہ نتیجہ تھا کہ اسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ لریب نے بہت ہی محبت سے اس کی پیٹھ کے زخموں پر سنکائی کی اور پھر مرہم بھی لگا دیا۔ اب وہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش میں اچھی خاصی ہلکان ہو چکی تھی، تبھی اس نے ایک زوردار جھٹکا دلاور شاہ کو دیا تھا۔ ویسے بھی اس کے پیروں میں اب سنسنی چڑھنے لگی تھی اور اس نے کہا تھا کہ آج تک دلاور شاہ کو اپنے نازک پیروں پر سونے کی اجازت دی تھی۔ جھٹکا لگتے ہی دلاور شاہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ لریب کے ہاتھ میں مرہم دیکھ کر وہ سختی سے بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر مرہم کو اسے اپنا درد اور لریب کی غلطی اچانک ہی یاد آ گئی۔ میں مرہم لگا رہی تھی، بس آگے لگانا باقی تھا، اسی لیے وہ تھوڑا سا جھجکتے ہوئے بولی، تمہیں میں نے کہا تھا کہ نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، تو تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ دلاور شاہ اچانک ہی دھڑا۔ وہ لریب کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتی، مگر جیسے ہی اس کا ساتھ دینے کے لیے ہی انکاری تھی۔ کیا وہ غصے سے جی ہا تھا اور ایک دم سے میں نہیں جانا چاہتی، لریب نے آہر کر اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے ہوئے آنکھیں موندتے ہوئے کہہ ہی ڈالا، کیوں لریب افندی، آہر کیوں جانا نہیں چاہتی تم؟ اپنی آزادی کے تو تم دن گنتے بیٹھی تھی، بلکہ ابھی حویلی آنے سے پہلے بھی تم نے شاہ پیلس میں مجھ سے کہا تھا کہ 5 دن بعد ہمارا طلاق ہوگا، صرف 5 دن بچے ہیں، پھر حویلی آنے کے بعد اچانک ہی تم نے اپنا ارادہ کیوں بدل لیا؟ بولو لریب افندی، جواب دو۔ دلاور شاہ نے اچانک ہی اس کے کندھے پکڑتے ہوئے گھراتے ہوئے پوچھا۔ لریب نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اتنا ہی کہا تھا، اب سمجھ آ میں بنا کتنا بے وقوف ہوں، یہ تو میں بھول ہی گیا کہ پہلے تم نے مجھے غریب انسان سمجھ کر ہمیشہ میرا مذاق اڑایا اور پھر مجھے ترقی کرتا دیکھ کر مجھ سے متاثر ہوگی اور آخر میں حویلی کی شان و شوکت میں اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کر تمہارا ارادہ ہی بدل گیا۔ واہ لریب افندی واہ،
تم بھی وہی عام لڑکی نکلی جو 20 پیسوں کی چمک دیکھتے ہی میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوگی۔ ویسے اس میں تمہاری بھی کوئی غلطی نہیں ہے، دولت دیکھ کر اچھوں کی نیت بدل جاتی ہے، اور تم تو ٹھہری ایک لڑکی جس کے بھی بہت سارے خواب ہوں گے۔ چھی چھی چھی، اگر یہی بات تم میرے اس فلیٹ پر کہتی تو شاید میں تب بھی یقین کر لیتا، مگر اب نہیں کر سکتا۔ لریب افندی، وہ افسوس سے کہتا ہوا تھوڑا سا رکا، پھر اس کو خود سے قریب کرتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا، سچ سچ بتاؤ، تم دولت عیش و عشرت کی وجہ سے یہاں رہنے کے لیے تیار ہو رہی ہو، یا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ مجھے یک لفظی جواب چاہیے۔ محبت، دولت یا محبت؟ اس کی بات پر لریب کے تو پتنگے ہی لگ گئے۔ کچھ دیر پہلے اس کے دل میں جو میٹھا میٹھا احساس جاگا تھا، وہ تڑپ کر اسے مار کھاتا دیکھ کر دل میں اٹھی تھی، وہ سب کہیں دور ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے الفاظ اسے کوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ کچھ بھی کہتا وہ برداشت کر لیتی، مگر اس نے تو سیدھا ہی لالچی ہی سمجھ لیا۔ بات اس کی عزت پر آ گئی تھی۔ لریب کو اس کی بات پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا۔ لریب اس وقت غیظ و غصے کا منہ بولتا ثبوت نظر آ رہی تھی۔ غصے میں اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہوگی اور کانوں کی لو تک سرخ ہوگی۔ چند پل وہ خاموش رہی، پھر مٹھیاں پیچتے ہوئے بولی، اور پھر ایک دم سے دھاڑی، دولت دولت دولت! اور پھر بس۔ اس کی یہ بات سنتے ہی السلام علیکم لسنرز